नहीं सर, अभी भी ब्लर है। हाँ सर, अब क्लियर है। चलिए 10.2 स्टार्ट करना है हम लोगों को। 10.2 में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ना है और वेक्टर्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये भी हम लोग को देखना रहेगा। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज 10.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे कैसे कर सकते हैं। दो वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यदि कोई दो वेक्टर दिए गए हों तो उनको हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं। इसकी दो मेथड्स हैं। पहली मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड, और दूसरी मेथड को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ट्रायंगुलर मेथड में यदि कोई दो वेक्टर्स दिए गए हों, जैसे मान लो कि यदि कोई एक ये वेक्टर है एंड दूसरा भी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, एंड टू एंड ऐड करते हैं। मतलब ये हो गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टेल कहलाता है। तो पहले वेक्टर के हेड से, हेड भी कह सकते हो, ये हेड है और ये टेल है। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को जोड़ दिया जाता है। मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को इस तरह से ज्वाइन कर दिया जाता है, और ये जो वेक्टर आता है, यही वेक्टर इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस वेक्टर को सी से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय द ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम। सर हाँ सर, इसमें अगर a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, एक ही बात है ना। द ऑर्डर से a प्लस b c होगा और b प्लस a b c होगा ना वेक्टर। हाँ, ए प्लस बी और बी प्लस ए, ये इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सर डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका, कि c का डायरेक्शन a टू b है, मतलब ये सी का डायरेक्शन बताया, तो ये सी का डायरेक्शन ये है बेटा, सी का डायरेक्शन ये है। ओके सर। हाँ, सी का डायरेक्शन ये होगा। अब दूसरा जो मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, यही दोनों वेक्टर अगर मैं ले लूँ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर दो दिए गए हैं, तो इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम मेथड से यदि ऐड किया जाए तब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कैसे जोड़ा था, पहले का टेल ये था, हेड ये था, तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को हमने ज्वाइन किया था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, इन दोनों के टेल को इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेल को ज्वाइन करेंगे, टेल को मतलब कि इनिशियल वेक्टर बना लेंगे, को इनिशियल वेक्टर। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों साइड की हेल्प से हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं।
मतलब इसके पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर बना लेंगे और इसके पैरेलल यहाँ से एक दूसरा वेक्टर बना लेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों और डायरेक्शन भी सेम हो तो इक्वल वेक्टर कहे जाते हैं। तो वेक्टर बी जितना ये होगा ठीक उतना ही ये भी होगा। ये वेक्टर बी हो गया, क्योंकि देखो दोनों पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मतलब वेक्टर बी और ये वेक्टर जितना वेक्टर ये होगा उतना ही वेक्टर ये होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। अब फिर क्या करें, अगर मैं इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, ये डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, तो आप देख सकते हो कि फिर ये डायगोनल यदि सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए, यहाँ से सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये मेथड कहलाती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उन दोनों की हेल्प से उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया जाता है। अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा। फिर इन दोनों का सम जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि यहाँ पे ये ट्रायंगुलर मेथड में शो कर रहा था। ये आपका पैरेललोग्राम मेथड है। ठीक है बेटा? अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सर ट्रायंगुलर मेथड तो इसमें पैरेललोग्राम वाले में भी यूज हो रही है ना? हाँ, वो यूज हो रही है। क्या कर दो? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स, ए एंड बी, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही आप पूछ रहे थे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया बेटा? ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों बात सेम है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो करते हैं। पहले ए और बी को ऐड कर लो, फिर सी को ऐड करो, या पहले बी और सी को ऐड करके देन ए को ऐड करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है बेटा? उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है नहीं, एडिशन में बेटा बस ये दो ही प्रॉपर्टी रहेगी। एडिशन में ये दो ही प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ए स्केलर रफ कर दो, इसको। यस सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर।
भाई ये स्केलर, इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी का यदि वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का यदि वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई अगर किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है एंड लेम्डा कोई इस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो लेम्डा इंटू में वेक्टर ए इक्वल टू लेम्डा इंटू में वेक्टर ए ही रहेगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो लेम्डा इंटू में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लेम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो कि कोई एक वेक्टर है, जैसे मान लो कि वेक्टर ए है 2y कैप प्लस 3j कैप, और आपने इसमें मान लो कि 3 का मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर क्वांटिटी का, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 3 इंटू 2y कैप प्लस 3j कैप, ये मिल गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 6i कैप प्लस 9j कैप। तो मतलब ये सिंपली जैसे इंटू करते हैं वैसे ही आई जे के कोफिशिएंट में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होती है, रब कर दूं तब। यूनिट वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वेक्टर का। यूनिट वेक्टर इफ A is a vector, then unit vector represented by unit vector of vector A is represented by A कैप। किससे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, ए कैप से, और ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या इसको हम लोग अगर सिंपल कर दें तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन ये वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर को इसी तरह से रिप्रेजेंट करता है कि कोई किसी भी वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, ओके सर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स रब कर रहा हूँ मैं इसको। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कैसे कंपोनेंट को हम लोग डिसाइड करते हैं कि यह वेक्टर का कंपोनेंट है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, या मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है और ये वो है, तो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर भी यहीं समझ लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यदि निकाला जाए तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग OP से रिप्रेजेंट करेंगे, OP से, और इसको यदि R से डिनोट करो या A से डिनोट करो, R इक्वल टू होता है, अगर यूनिट वेक्टर की हम बात करेंगे तो देखो x के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के अकॉर्डिंग या एलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको I कैप से डिनोट करते हैं, y के एलॉन्ग जो होता है उसको j कैप से डिनोट करते हैं, और z के k कैप से डिनोट करते हैं। यदि इसके कोऑर्डिनेट्स में i j k का इंटू करके अगर उनको प्लस कर दिया जाए
तो इसके पोजीशन वेक्टर हमें मिल जाता है। मतलब ये हो जाएगा 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, ये हो जाएगा। और यदि इसके कंपोनेंट की बात की जाए कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इसके कंपोनेंट ऑफ आर कौन कौन से होगा, तो ये हो जाएगा 2y कैप 3j कैप एंड 4k कैप। ये इसको अलग अलग कर देंगे, ये इसके कंपोनेंट कहे जाएंगे। ठीक है बेटा। i j k क्या है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, वेयर i j एंड k आर यूनिट वेक्टर्स along x y एंड z एक्सिस। x y और z एक्सिस के along यह यूनिट वेक्टर कहे जाते हैं। ठीक है। यूनिट वेक्टर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई डायरेक्शन दिखाना रहता है, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाना है तो उसमें आई का इंटू करेंगे, आई कैप का, वाई के एक्सिस में तो जे कैप का, और जेड के एक्सिस में जेड के डायरेक्शन में तो के कैप का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हाँ बेटा। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ओपी की डिस्टेंस बता रहा है। कंपोनेंट सर आर वेक्टर है ना, वेक्टर आर वेक्टर डिस्टेंस नहीं बता रहा है, आर वेक्टर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप इसको ओपी बोलो या आर बोलो। ओपी पोजीशन वेक्टर एक्चुअली क्या होती है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये बात की जाए कि डायरेक्शन, तो अगर हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? सन के। समझ में आ रहा है क्या? तो सन को एक फिक्स मान लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग सारे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। वैसे ही अगर पी का पोजीशन वेक्टर हमें कंसीडर करना है तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। और मान लो जैसे अब इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लेके आ जाए, तो जनरल फॉर्म में पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मान लो कि P का कोऑर्डिनेट मैं x1, y1 और z1 लिख लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OP। तो इसका पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू क्या है मिलेगा? तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और अगर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे Q है, अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x2, y2 और z2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर OQ होगा। OQ मतलब ये हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये मिलेगा। अब हमें अगर OP का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो OP का पोजीशन वेक्टर PQ का पोजीशन वेक्टर PQ का पोजीशन वेक्टर, तो PQ का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो PQ इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये उल्टा होता है बेटा, ध्यान रखना है। ये अगर OQ का PQ का पूछना है, बताना है, तब ये होगा Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। अगर QP बोलोगे तब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो सबसे पहले हम क्या करें? Q का पोजीशन वेक्टर ये है, तो ये हो जाएगा x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस अब P का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो इसमें से और इसमें से i को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू में i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू में j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू में k कैप। ये आ गया PQ का पोजीशन वेक्टर। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ लें कि किस तरीके से किसी दिए गए दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे R हमने मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड 4 है, और एक दूसरा पॉइंट हमने यहाँ मान लिया S
जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है। तो अगर आर एस हमें निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो इसमें से क्या करोगे, देखो 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 3 माइनस 4 इंटू में के कैप। सीधे सीधे आप ऐसा कर सकते हो, मतलब ये हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। समझ में आ गया बेटा? क्या ये समझ में आ गया क्या कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं? हाँ सर। ठीक है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, इनके आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मतलब जैसे ये पी क्यू है तो पी क्यू के मैग्नीट्यूड को पी क्यू का मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये बराबर किसके होगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। इससे PQ का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हैं? सर, इससे PQ का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। हाँ, ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस ना? हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, अब उसमें डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ गया क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अब उसमें डायरेक्शन का रोल कोई नहीं है। ओके सर। अब हम लोग को देखना है सेक्शन फार्मूला। जैसे सेक्शन फार्मूला हम लोग 10th में पढ़े, 11th में पढ़े हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है दूसरा पॉइंट Q है। P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को A से और Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को B से मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, B से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इन दोनों पॉइंट को यदि कोई तीसरा पॉइंट मान लो कि यहाँ पे R है जो इसको M और N के रेशियो में अगर डिवाइड करता है, M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये सेक्शन फार्मूला कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है या कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो ये सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है। पहला है क्या, इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन, अब इंटरनली डिवीजन का मतलब यह है कि जो पॉइंट P और Q को डिवाइड कर रहा है वह P Q के इनसाइड है, मीन्स अंदर कहीं पे है। तो ये इंटरनली डिवीजन के लिए बता रहा हूँ। एक्सटर्नली डिवीजन के लिए अलग से होगा, उसको मैं बताऊंगा। इंटरनली डिवीजन में पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, एक मिनट बेटा, n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q अपान में m प्लस n, ये होगा बेटा। n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ P, n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ P प्लस m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q अपान में m प्लस n, मतलब ये हो जाएगा n इंटू B, सॉरी n इंटू A प्लस m इंटू में B अपान में m प्लस n। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर मिला। आया क्या बेटा समझ में? आया क्या समझ में? जयेश सर, ये क्या है इसमें? है ए P, वेक्टर ए सर, वेक्टर ए। कहाँ वेक्टर? ये तो P का पोजीशन वेक्टर है, बोल रहा हूँ। ये क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, P का पोजीशन वेक्टर है।
बी जो है क्यू का पोजीशन वेक्टर है। ओके सर। ये इंटरनली डिवीजन के लिए है। और दूसरा अगर इसी में बात करें एक्सटर्नली डिवीजन, सेकेंड एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होता है? एक्सटर्नली डिवीजन में जैसे मान लो कि ये P और ये Q है, इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B है, और R कहीं जो पॉइंट है कहीं बाहर है, यहाँ पे R पॉइंट P से R और Q से R को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। m कहाँ से कहाँ तक है? m ये है और n क्या है? तो सिर्फ इतना है। तो उस सिचुएशन में R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में पोजीशन वेक्टर ऑफ R इक्वल टू होता है m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ P होल अपॉन m माइनस n। ये होगा बेटा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका m इंटू बी प्लस n इंटू में a, सॉरी माइनस, और यहाँ हो जाएगा m माइनस n। ये आपको एक्सटर्नल डिवीजन में मिलेगा, ठीक है बेटा। इंटरनली और एक्सटर्नली में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इंटरनली में प्लस होता है और एक्सटर्नली में माइनस होता है। सर एक्सटर्नली का सर ये समझ में नहीं आया सर, एक्सटर्नली में होता क्या है? एक्सटर्नली में होता है कि जो एक्सटर्नली में जो पॉइंट दिए गए दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है वह उन दोनों पॉइंट के आउटसाइड स्थित होता है। जैसे यहाँ पे R जो है ए बी के बीच में नहीं है, ए बी से बाहर है। ओके सर। तो इसको एक्सटर्नली बोलते हैं। और इंटरनली में क्या होता है कि जो R है वह पी क्यू के अंदर आएगा। देखो पी क्यू के अंदर है R, ठीक है। ओके सर। अब इसमें आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो क्या होगा? जैसे मान लो कि यदि P और Q दो पॉइंट्स दिए गए हैं, P का पोजीशन वेक्टर A, Q का पोजीशन वेक्टर B है, और यहाँ पे कोई एक R है जो PQ के ठीक मिड में है, ठीक मिड में है, तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q अपॉन में 2। ये फार्मूला होता है। यानी कि ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन में 2। ये R का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक्स थे जो एक्सरसाइज 10.2 में यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। रफ कर दूं? एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसे फाइंड करना है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। पहला एक दिया गया है वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड को मैंने अभी बताया था कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड में, और ये होता है रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर
जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 + 1 ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 3। तो मॉड ऑफ ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू रूट अंडर 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है, b इक्वल टू 2y - 7j - 3k, 2y - 7j - 3k। तो देयरफॉर मॉड ऑफ b मीन मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर + -7 स्क्वायर + -3 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 + 49 + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13 और ये 49 ये हो जाएगा आपका 62। तो रूट अंडर 62। आगे बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्या? जयेश, जयेश